क्या आप लोगों को टेस्ला रोडस्टर याद है? वो क्लासिक वर्जन नहीं, मगर जो नया वाला वर्जन जो इलॉन मस्क ने 2017 में अनाउंस किया था। उसमें बहुत सारी चीज़ें होने वाली थी, जैसे कि 1.9 सेकंड में 0 to 60 की स्पीड पकड़ना माइल्स पर आवर में, और 250 माइल्स पर आवर की टॉप स्पीड, साथ ही साथ 620 माइल्स की रेंज, और प्राइस थी $2 लाख। और साथ ही साथ जो पहली रोडस्टर थी वो 2020 में डिलीवर्ड होने वाली थी, मगर 2020 में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और ऐसा लगता है अब देख के कि 2023 तक तो टेस्ला रोडस्टर रोड पर नहीं आने वाली है। तो क्या हुआ टेस्ला रोडस्टर के साथ? रोडस्टर के डिले वाली टाइमलाइन को देखा जाए तो कुछ ज़्यादा अच्छी है नहीं। टेस्ला की जो टाइमलाइन देता है वो रोडस्टर के लिए, उसमें ज़्यादातर ये होता है कि कोई अपडेट आती नहीं है, और जैसे ही कार लॉन्च होने वाली होती है उसके कुछ ही समय पहले कहते हैं कि वो थोड़ा डिले हो जाएगा उसमें। और जो हाल ही में जो रिसेंट अपडेट आया वो जनवरी 2021 का है, जब इलॉन मस्क ने ट्वीट किया था कि जो इंजीनियरिंग है 2021 के आखिर तक कंप्लीट हो जाएगी, और साथ ही साथ जो प्रोडक्शन है वो 2022 तक शुरू हो जाएगा। देखा जाए तो अगर रोडस्टर के जो भी प्रोटोटाइप्स थे वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स उन्होंने पहले ही बना लिए थे सालों पहले, तो उसके बाद दिक्कत क्या हुई? जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो शायद टेस्ला वालों ने तब भी नहीं सोची थी जब वो रोडस्टर को अनाउंस कर रहे थे। वो था बिल्कुल मौत के पास से जाना उनके लिए। जब उस समय उन्होंने रोडस्टर को अनाउंस किया था, उस समय मॉडल 3 का उन्होंने मार्केट पे बेचना शुरू कर दिया था। जुलाई 2017 में पहली 30 मॉडल 3 की प्रोडक्शन यूनिट्स डिलीवर की गई थी, और टेस्ला ने उसके ऊपर छोटा सा सेलिब्रेशन इवेंट भी रखा था। शुरुआत में ऐसा कुछ ज़्यादा खास सेलिब्रेशन के लिए था नहीं, क्योंकि एलॉन को और साथ ही साथ टेस्ला के एम्प्लॉयज़ को ये पता था कि अगर टेस्ला मॉडल 3 का प्रोडक्शन उन्हें बढ़ाना है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आने वाली है। जो पहली मॉडल 3 की 30 व्हीकल्स की गाड़ियाँ उन्होंने बनाई थी वो हाथ से बनाई थी, और जो उनकी ऑटोमेटेड असेंबली लाइन है वो उन्होंने उसे उस समय तक नहीं लगाया था। टेस्ला को ये बात पता थी कि जो ऑटोमेटिक प्रोडक्शन लाइन है उसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आने वाले हैं, मगर उन्होंने ये नहीं सोचा था कि इसकी वजह से उनकी कंपनी ख़त्म भी हो सकती है। जब टेस्ला ने प्रोडक्शन शुरू किया तो जो सारी दिक्कत है वो सामने आना शुरू हो गई। जो रोबोट्स थे उन्होंने गाड़ियों के पार्ट्स गलत गलत जगह लगाना शुरू कर दिया। जो उनका सॉफ्टवेयर था वो बार बार क्रैश हो रहा था, और जो सबसे बड़ी चीज़ थी कि वो सबसे बुरी बात भी थी कि किसी को भी नहीं मालूम था ऐसा क्यों हो रहा है। टेस्ला ने $1 बिलियन से भी ज़्यादा गीगा फैक्ट्री को बनाने में पैसे लगा दिए थे, मगर ऐसा लग रहा था कि वो फैक्ट्री अब किसी काम की नहीं है। 100 लोगों को निकाला जा रहा था ये कह के कि आप अच्छे से काम नहीं कर रहे हो, और साथ ही साथ जो बाकी बचे हुए एम्प्लॉयज़ थे उनको भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करवाई जा रही थी जिससे वो प्रोडक्शन के नंबर्स बना सके। अब इतने ज़्यादा प्रेशर के बाद भी जो उनका टारगेट था 5000 गाड़ियाँ हर हफ्ते बनाने का, वो उसके बिल्कुल भी पास नहीं थे। हर हफ्ते टेस्ला क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा था, उनकी प्रोडक्शन जो टारगेट था वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा था, तो काफ़ी ज़्यादा पैसे बर्बाद कर रहे थे। एक समय तो ऐसा आ गया था कि कुछ ही हफ्ते दूर था टेस्ला बंद होने से। कंपनी ने धीरे धीरे इस बात को समझ तो लिया था कि उनकी वजह से, क्योंकि ज़्यादा रोबोट है उनके पास, इसकी वजह से वो ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। मगर प्रोडक्शन नंबर के टारगेट तक पहुंचना उनकी जो सबसे बड़ी चिंता थी वो तो दूर हो गई थी, मगर और भी चीज़ें थी। जब गाड़ियाँ बन जाती थी उसके बाद उन्हें डिलीवर भी करना पड़ता था, क्योंकि हर डिलीवरी के साथ एक सबसे बड़ी दिक्कत थी हर ऑर्डर के साथ कि जो ऑर्डर था उसी के साथ डिलीवरी भी होनी थी गाड़ी की। हमेशा तो क्या होता है कि हमें गाड़ी खरीदते हैं और हमारे आसपास के डीलर पे जाते हैं और वहाँ से कार निकाल लेते हैं अपने और घर की तरफ ले जाते हैं, मगर टेस्ला के साथ ऐसा नहीं है। हर कोई अपनी गाड़ियाँ ऑनलाइन बनाता है कि उसको क्या फीचर्स चाहिए क्या नहीं चाहिए, उस तरह के ऑप्शन तो कम है। मगर साथ ही साथ एक दिक्कत है कि है ना, टेस्ला वैसे भी गाड़ियाँ अगर कम बना रहा है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है एक एफिशिएंट डिलीवरी प्लान बनाने का, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पैसे खोने लगे। इस चीज़ के बाद तो हम समझ ही सकते हैं कि टेस्ला की जो रोडस्टर थी वो उनकी लिस्ट में सबसे नीचे क्यों थी। और एक और चीज़ ये समझने वाली है कि अगर टेस्ला को मॉडल 3 की प्रोडक्शन में अगर दिक्कत नहीं होता तब भी टेस्ला रोडस्टर को आखिर में ही रखता। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे जो टेस्ला रोडस्टर है उसका जो टारगेट है वो बहुत ही छोटे मार्केट का है, और ऐसी उम्मीद भी नहीं है कि टेस्ला लाखों में वो गाड़ियाँ बेच पाएगी। लाखों में तो क्या, दसों हज़ारों में भी गाड़ियाँ नहीं बेच पाएगी वो। तो उनके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत लगाना उस गाड़ी में थोड़ा सही नहीं लगता। और ये बात भी सही है जब आपको पता चलता है कि जो टेस्ला का जो नॉर्मल बिजनेस है, फंडामेंटल बिजनेस है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वो ग्रो कर सकते हैं। पिछले साल ही उन्होंने टेस्ला मॉडल वाई का प्रोडक्शन वापस चालू किया था, और साथ ही साथ वो ये चाह रहे हैं कि अगले साल के आखिर तक टेस्ला के साइबर ट्रक का प्रोडक्शन भी शुरू हो जाए, और
ऑस्टिन गीगा फैक्ट्री में, जहाँ पे वो साइबर ट्रक को बनाने वाले हैं। मगर वो अभी भी कंस्ट्रक्शन में था, लेकिन अभी उसका इनॉग्रेशन भी कंप्लीट हो चुका है। और ये बात तो साफ है कि जो गलती उसने प्रोडक्शन वाली मॉडल 3 में करी थी, वो साइबर ट्रक में भी करने वाला है उसकी नई गीगा फैक्ट्रियों में। और टेस्ला के पास बहुत सारे और भी चीज़ें फोकस करने के लिए, जो उनका बिजनेस चल रहा है उसी के अंदर। और इसी वजह से जो रोडस्टर है वो कभी भी एक ऊपर की लिस्ट में आई नहीं है, और मुझे लगता भी नहीं है आगे जाकर वो ज़्यादा ऊपर की लिस्ट में भी आने वाली है, वो कम प्रायोरिटी में रहने वाली है, क्योंकि रिसर्च और डेवलपमेंट में ही काफ़ी ज़्यादा पैसे लग जाएंगे। अगर हम इस बात को सोचें, जो रोडस्टर होने वाली है वो 2 सेकंड के अंदर ही 0 to 60 माइल्स पर आवर की स्पीड पकड़ने वाली है, साथ साथ 620 माइल्स की रेंज होने वाली है, और साथ साथ जो उसकी पूरी इलेक्ट्रिक होने वाली है। तो इस तरह की चीज़ को डेवलप करना कुछ दसों में नहीं तो कुछ 100 मिलियन डॉलर्स का खर्चा आने वाला है, और टेस्ला के लिए वे बहुत ज़्यादा पैसे होने वाले हैं, और साथ ही साथ वो इस पर कम ध्यान नहीं दे सकते। अगर बात करें तो इस पैसे को कुछ अच्छी जगहों पे भी खर्च कर सकते हैं, जो कि टेस्ला के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। जैसे कि वो इस पैसे को ऑस्टिन गीगा फैक्ट्री जो है उनकी, उसको अच्छा बनाने में और ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो उनकी सेल्फ ड्राइविंग है उसकी रिसर्च और डेवलपमेंट में काम कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो उनका विजन है रोबो टैक्सीज बनाने का आगे जाकर वो सक्सेस हो सके। मगर यहाँ पर एक और बात है, टेस्ला के रोडस्टर पे जो उन्होंने रिसर्च और डेवलपमेंट में जो पैसे खर्च करेंगे, वो उनके पैसे बर्बाद नहीं होने वाले, क्योंकि ये कंपनियों के लिए कॉमन है कि वो कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं उनकी महंगी चीज़ों के लिए, महंगे प्रोजेक्ट्स के लिए और महंगी गाड़ियों के लिए, और धीरे धीरे उस टेक्नोलॉजी को जो नीचे लेवल की गाड़ियाँ होती हैं उनमें लेकर आते हैं। जो रोडस्टर है उसके लिए टेस्ला को ज़्यादा पावरफुल मोटर्स डेवलप करनी पड़ेगी, साथ साथ हायर डेंसिटी वाली बैटरीज डेवलपमेंट करना पड़ेगा उनका, और इसी की वजह से बाद में जाकर वो इसको टेस्ला मॉडल X, 3 और Y में भी लेकर आ सकते हैं। मगर ये बात सही नहीं होगी कि टेस्ला मॉडल 3 में अगर 1000 माइल्स की रेंज भी आ जाती है, वो तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। मगर क्या अगर 3 गुना रेंज उसकी बढ़ा देंगे गाड़ी की, तो सेल भी 3 गुना बढ़ा देगी मॉडल 3 की? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो इसी वजह से टेस्ला को ज़्यादा जल्दी नहीं है, एडवांस टेक्नोलॉजी को डेवलप करे और साथ साथ उसके जो नीचे वाले मॉडल्स है उसमें लेकर आए। मगर एक मिनट, क्या टेस्ला ने रिवील नहीं किया था कि उनके पास वर्किंग प्रोटोटाइप्स है? जो भी उन्होंने स्पेसिफिकेशन बताई है वो सारी उन्होंने कंप्लीट कर दी है। तो इसके मतलब तो यही है कि जो सारी की सारी R&D है वो ज़्यादातर तो कंप्लीट हो चुकी है। मगर ऐसा नहीं है, टेस्ला ने जो है वो टेक बेस्ड रिसर्च और डेवलपमेंट कंप्लीट करी है, और जो कि कॉस्ट बेस्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट से अलग है वो उन्होंने कंप्लीट नहीं करी है। टेस्ला जो स्पेसिफिकेशंस बता रहा है वो ना कि बोगाटीज़ को बहुत पीछे छोड़ देती है, मगर जो प्राइस है गाड़ियों का वो भी 10 गुना ज़्यादा कम हो जाता है। हाँ, हो सकता है कि टेस्ला को ये पता चल गया हो कि रोडस्टर को इतनी स्पीड में कैसे ले जाना है और इन चीज़ों में कैसे डालनी है रोडस्टर में सालों पहले, मगर उस समय उसकी कॉस्ट 5 से 6 मिलियन डॉलर्स आई होगी बनाने में। मगर अगर अब वो उसे बनाते हैं अगर बड़े स्केल के साथ भी, तब भी 1 या 2 मिलियन डॉलर्स में ला सकते हैं, मगर वो फिर भी बहुत बहुत ज़्यादा दूर होगा 2 लाख डॉलर्स की गाड़ी से। तो जो भी इंजीनियरिंग की दिक्कतें हैं वो उसमें ज़्यादा होंगी नहीं टेस्ला के लिए, मगर जो पैसे की दिक्कत है वो ज़्यादा हो सकती है उसके लिए। मगर अभी तक हमने ये सारी चीज़ें देख ली कि पैसे और टेक्निकल चैलेंजेस की वजह से, बहुत सारी दिक्कतों की वजह से रोडस्टर मार्केट में नहीं आ रही है। मगर जो मेन रीज़न है रोडस्टर मार्केट में ना आने का, वो इन सब चीज़ों से अलग है। वो ये है कि मार्केटिंग टूल काफ़ी अच्छा है रोडस्टर टेस्ला के लिए। टेस्ला रोडस्टर प्रॉफिट बनाने के लिए या फिर कॉस्ट कम करने के लिए उनकी टेक्नोलॉजी का उसके लिए नहीं बनी है। रोडस्टर सिर्फ इसलिए बनी है कि वो टेस्ला के नाम पर एक ताकत खड़ी हो सके। जब अगर बात करें जो ओरिजिनल रोडस्टर थी, जब से वो आई थी तो उनका जो इंटरेस्ट था, जो मार्केट था उनका, वो था 20वीं सदी की शुरुआत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अच्छा दिखाने का, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ धीरे, बोरिंग और किसी काम की नहीं, लोग ऐसा समझते थे। तो टेस्ला ने ओरिजिनल रोडस्टर बनाई थी उस समय इस बात को गलत साबित करने के लिए। जो प्रॉफिट्स उन्हें रोडस्टर यानी कि उनकी स्पोर्ट्स वाली गाड़ी से हुए थे, तो उसकी वजह से उन्होंने अपने लग्जरी मॉडल्स S और X को बनाया, और जो उन दोनों मॉडल से उनका प्रॉफिट हुआ उसकी वजह से टेस्ला ने जो नॉर्मल लोगों के लिए, आम इंसान के लिए मॉडल्स बनाए 3 और Y, उनके लिए पैसा जुटाया था। मगर इस समय अब कोई ज़रूरत नहीं है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हाइप बनाना, टेस्ला के लिए तो कम से कम, क्योंकि टेस्ला को सप्लाई प्रॉब्लम में दिक्कत हो रही है, ना कि डिमांड प्रॉब्लम में, क्योंकि अब उनके पास काफ़ी ज़्यादा डिमांड है जितना वो सप्लाई भी नहीं कर सकते हैं। टेस्ला को बिल्कुल भी इस बात का एक्सपेक्टेशन नहीं थी, क्योंकि उन्हें ये तो पता था कि मॉडल 3 और Y जो है बाकी गाड़ियों से ज़्यादा बिकने वाले हैं उनके। मगर जब उन्होंने साइबर ट्रक की अनाउंसमेंट करी थी 2020 में, उसका उन्हें आइडिया नहीं था कि वो इतनी ज़्यादा बिकने वाली है। अब टेस्ला को ये नहीं दिखाना कि उनकी स्पोर्ट्स गाड़ी है और बहुत ज़्यादा पावरफुल है, या फिर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बस ये जो सच्चाई है वो ये है कि जो टेस्ला खरीदते हैं, टेस्ला के मालिक होते हैं ये सारे लोग गाड़ियों के, वो इसलिए लेते हैं क्योंकि
वो एक सोशल स्टेटस दिखाता है और कई सारे सुपर कूल फीचर्स होते हैं उसमें। और साथ ही साथ जो मेन फीचर है वो है सेल्फ ड्राइविंग का। और जो इलेक्ट्रिक जो है टेस्ला की, वो गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक होती है, वो तो बस एक अच्छी चीज़ है जो लोगों को मिल जाती है, जिसकी वजह से और ज़्यादा वो खुश हो जाते हैं और अच्छे अपने बारे में, गाड़ी के बारे में अच्छा सोचते हैं। और ज़्यादातर टाइम यही होता है कि जो इलेक्ट्रिक पार्ट है टेस्ला की गाड़ियों का, कि जो इलेक्ट्रिक बात है वो ज़्यादा लोगों को इतना आकर्षित नहीं करती अपनी तरफ, क्योंकि आज के समय में सबको ये पता है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ही फ्यूचर होने वाली है। और कुछ हो सकता है कि ये कहें कि ईवीज़ कितने सालों में आगे आने वाली है पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों में, मगर एक तरह से सबको पता है कि अब इसको बदला नहीं जा सकता है। तो जो उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है टेस्ला की, जो सबसे पहली है, वो ये नहीं है कि अब लोगों को इलेक्ट्रिक भेजना है, क्योंकि लोगों को पता चल चुका है ये बात, लेकिन लोगों को टेस्ला की तरफ भेजना है। क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा कर लिया और उन्होंने अपनी अच्छी चीज़ों को और अच्छा किया, जैसे कि ब्रांड इमेज और जो उनकी खुद से चलने वाली गाड़ियाँ, उनके फीचर्स को, तो जो इस तरह से मार्केट शिफ्ट होगा उनकी तरफ, जो काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाएगी। और साथ ही साथ इसी वजह से रोडस्टर को ज़्यादा मार्केटिंग हाइप वगैरह नहीं दे रहे वो लोग, और इसकी वजह से ज़्यादा कस्टमर्स उसकी तरफ आकर्षित भी नहीं हो रहे हैं रोडस्टर की तरफ। इसी वजह से जो टेस्ला को है रोडस्टर को लाने में ज़्यादा जल्दी नहीं है मार्केट में। मगर अब रोडस्टर जो है मार्केट में आएगी कब तक, अगर इसकी बात करें तो 2020 के Q2 जो अर्निंग्स हुई थी, उसमें एलॉन मस्क ने ये कहा था कि जो रोडस्टर है वो लोग फ्रेमॉन्ट फैक्ट्री में बनाएंगे, जो कि कैलिफोर्निया में है। और साथ ही साथ जो फ्रेमॉन्ट फैक्ट्री है वो जो टेस्ला जो गाड़ियाँ बनाती है, जो उसकी सबसे पहली और मेन फैक्ट्री है अभी के हिसाब से तो। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो फ्रेमॉन्ट फैक्ट्री है उसका जो प्रोडक्शन वगैरह होने वाली कैपेसिटी जो है वो इतनी नहीं है कि वो बाकी गाड़ियों के साथ साथ रोडस्टर को भी बना सके, वो भी काफ़ी तेज़ी के साथ। मगर एक अच्छी बात इनमें से ये है कि जो और आने वाली गीगा फैक्ट्री जो बन रही है बर्लिन और ऑस्टिन में, तो उनका भी जो बनने वाला काम है वो 2021 तक ख़त्म हो जाएगा आखिर तक। और साथ ही साथ इसकी वजह से क्या होगा कि प्रोडक्शन काफ़ी तेज़ हो जाएगी टेस्ला की, और जो 2022 होने वाला है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर कम हो जाएगा उसकी फ्रेमॉन्ट फैक्ट्री के ऊपर। तो इसकी वजह से टेस्ला जो है अपना प्रोडक्शन रोडस्टर का फ्रेमॉन्ट फैक्ट्री पे शुरू कर सकता है। इसका मतलब है 2022 के आखिर तक उसकी डिलीवरीज भी शुरू हो सकती है। अब क्योंकि हमेशा ही डिले होते रहते हैं, तो अगर हम ऐसे बजट के हिसाब से बात करके चले तो मुझे लगता है कि 2023 के पहले 6 महीनों में डिलीवरीज शुरू हो जाएगी, मगर उसमें आने में अभी भी 1 साल बाकी है। मगर ऐसा लगता है इस बार जो टेस्ला रोडस्टर की डिलीवरीज है वो होने लग जाएगी। आपको क्यों लगता है कि टेस्ला रोडस्टर का प्रोडक्शन जो है वो शुरू ही नहीं किया गया था और काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहे थे? कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा अगर आप टेस्ला रोडस्टर के लॉन्च के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है तो। साथ ही साथ हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिएगा फ्यूचर वीडियोज़ के आइडियाज़ देने के लिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिएगा इसी तरह के क्वेश्चंस के लॉजिकली आंसर्स के लिए। मैं था चिरंजीव, आप देख रहे हैं लॉजिकली आंसर्ड हिंदी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।